पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला कल पीएम पद की शपथ लेने के बाद में, और इस बीच जो पहला डिसीजन उनके द्वारा लिया गया वो था किसानों के लिए। 9 करोड़ किसानों को फायदा इससे सीधे तौर पर होगा। पीएम का तीसरा टर्म है ये, और ऐसे में किसानों के लिए पहला बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया। मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला ये रहा कि किसानों के लिए 17वीं किस्त जारी की गई। किसान सम्मान निधि की कार्यभार संभालते ही उनके द्वारा ये किया गया, और इसके सिवाय उन्होंने घर बनाने के लिए भी कहा। यहाँ पर अखबारों में भी जानकारी दी गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 करोड़ घर बनाने के लिए सहायता देने के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पदभार संभालते हुए ही ये संकेत दे दिए कि आने वाले समय में इन तमाम जो जातियां हैं जिनका वो जिक्र करते आए हैं, ज्ञान उनके लिए काम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि युवा, महिला, गरीब और किसान, जिसका जिक्र साक्षी कर रही हैं, और कैसे लगातार अगले 100 दिन पूरे कैबिनेट को काम करना है, उनकी प्राथमिकता किस चीज़ पर रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो किसान हैं। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अब जो बड़ा फैसला लिया गया है गरीबों के लिए घर, ये बताते हुए कि आगे किस तरीके से काम ये सरकार करेगी। तो वहीं किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट भी सामने आया। लिखा कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित, इसमें 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने तो जिक्र किया ही किया एक्स पर पोस्ट करके, जो 3 करोड़ घर का जिक्र किया गया है जो गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, पक्के मकान उनको दिए जाएंगे। और अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर ये पोस्ट किया गया, और उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 का पहला दिन एक तरफ किसानों को समर्पित, तो वहीं इसमें 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ जो बड़ा फैसला लिया गया है कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, और उनसे लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा, इस बात का जिक्र अमित शाह की तरफ से इस पोस्ट में किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साथ में शेयर की। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, साइन कर रहे थे, उसके बाद, हालांकि ये तो तब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब हस्ताक्षर प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए, जो योजना आगे बढ़ाई जानी है। कल ये तस्वीर सबसे पहले सामने आई थी, और अब इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी की गई है। और देखिए, बात होगी मोदी मंत्रिमंडल की, जिसमें विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीसीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरबदल नहीं है। कैबिनेट समिति की संरचना में कोई बदलाव नहीं है। देखिए, कौन कौन से कैबिनेट में चेहरे हैं उनको लेकर पिक्चर एकदम क्लियर है। बात अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की करें तो राजनाथ सिंह को उनका विभाग फिर से रिपीट हुआ। अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक, वहीं पीयूष गोयल को उद्योग और वाणिज्य, अश्विनी वैष्णव के पास रेल एक बार फिर से है, सूचना प्रसारण और उनके पास, निर्मला सीतारमण के पास में एक बार फिर से वित्त मंत्रालय है, एस जयशंकर के पास फिर से विदेश मंत्रालय, और नितिन गडकरी के पास में एक बार फिर से सड़क परिवहन, और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह के पास में रक्षा मंत्रालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त और एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। पिछले कैबिनेट से शामिल हुए गए जो 12 प्रमुख मंत्री हैं उनको मंत्रालय में बिल्कुल एज इट इज रखा गया है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू का जो कद है वो बढ़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। उनके पास एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक विभाग। नई सरकार में नड्डा को वरिष्ठता के हिसाब से 4थे स्थान पर रखा गया है। नए बने मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी अहम मंत्रालय मिले हैं। वहीं शिवराज को कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिए गए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को आवासन, शहरी और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें, जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं किए गए। अहम ये भी क्योंकि पहले से इसको लेकर के कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो मुख्यतः जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। और इसी तरीके से जो लिस्ट भी सामने आई उसमें बीजेपी ने संदेश दे दिया कि जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पास ही रहेंगे। अगर हम घटक की बात करें जिसमें एनडीए के जो बाकी सहयोगी हैं, अगर आप जेडीएस की बात करें तो भारी उद्योग और इस्पात डिपार्टमेंट गया है। जेडीयू की बात करें तो पंचायती राज और पशुपालन गया। जीतन राम मांझी की बात करें तो एमएसएमई डिपार्टमेंट मिला है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग, और मुझे लगता है क्योंकि इससे पहले रामविलास पासवान भी जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे तो उनके पास भी यही डिपार्टमेंट था। इसके अलावा टीडीपी की अगर बात करें तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गया है उन चेहरों को जो कि केंद्रीय कैबिनेट में हैं। जो राज्य मंत्री बने हैं उनको अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी की कैबिनेट में नए चेहरों के साथ
जो पुराने अनुभवी चेहरे हैं उनका भी मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है जिसका हम जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री के इस नई कैबिनेट की बात करें तो कई सारे युवा हैं जिनको मौका दिया गया है। इसमें चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसमें राम मोहन जो कि सबसे ज़्यादा युवा मंत्री हैं। इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें वो भी पहली मर्तबा इसमें शामिल हैं। तो इसी लिस्ट को लेकर के कि इस कैबिनेट में नए चेहरों के साथ जो पुराने चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया है। प्रीति, बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो तस्वीर सामने है इसमें ये कहा जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी सहयोगों को भी दी जाएगी, उसके पीछे की वजह यही थी कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बना के भारतीय जनता पार्टी को आगे चलना था। और इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से जो पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, सबको यहाँ पर जगह दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर प्रिया जो हम डिस्कशन कर भी रहे थे इस कैबिनेट से पहले वही तस्वीर नजर आई है। और देखिए इस बीच मोदी 3.0 में भी राजनाथ सिंह को यहाँ पर वही मंत्रालय दिया गया, रक्षा मंत्री एक बार फिर से वो बनाए गए हैं। इससे पहले भी वो रक्षा मंत्री थे। सेकंड जो टर्म था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का। इस बीच शाह के पास में गृह मंत्रालय और साथ साथ में कॉपरेटिव। तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन की जिम्मेदारी एक बार फिर से दे दी गई और इसी खबर को अखबारों में भी तरजीह दी गई है। फ्रंट पेज की फ्रंट खबर, सबसे पहली खबर में ये बताया गया कि बड़े मंत्री वही हैं और कुछ में ही बदलाव किए गए, जिसमें गृह मंत्री का जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है वो अमित शाह के पास है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया, जयशंकर को विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय एक बार फिर से संभालती हुई नजर आने वाली है। इस बीच नड्डा को स्वास्थ्य और खट्टर को ऊर्जा, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालेंगे, सिंधिया संचार और पाटिल जल शक्ति, साथ साथ में शेखावत पर्यटन मंत्रालय संभालते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि देखिए क्योंकि प्रिया भी लगातार जिक्र कर रही थी और 36% ऐसे मंत्री हैं जिनको उनका विभाग एक बार फिर से दिया गया, या यूं कह लीजिए कि उनके विभागों में बदलाव नहीं किया गया। जो काम वो कर रहे थे उसको कंटिन्यू वो करेंगे। निर्मला सीतारमण और जयशंकर पर फिर से मोदी ने भरोसा जताया है। जयशंकर को फिर से विदेश, तो वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। और प्रिया क्योंकि देखिए निर्मला सीतारमण की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ी लोकसभा का जब उनसे कहा गया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको वित्त मंत्रालय दिया गया यानी कि भरोसा। हाँ, कारण ये भी क्योंकि वो राज्यसभा की सदस्य पहले से ही हैं और इससे पहले भी उन्होंने चुनाव नहीं कंटेस्ट किया था। उनको राज्यसभा के जरिए पहले भी मोदी जब 2.0 था तभी उनको रखा गया था और इस बार भी राज्यसभा की वजह से उनको रखा गया। पूजा, और देखिए जाहिर तौर पर बड़ी बात यह भी है कि ये माना जा रहा था कि एनडीए की सरकार है तो ऐसे में जो सहयोगी पार्टी है उनका दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन एक आकलन ये है कि इस कैबिनेट को देखने के बाद ये समझ में आता है कि भले ही एनडीए की सरकार हो लेकिन जो पूरी कमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों में है। बात रहेगी अश्विनी वैष्णव की। अश्विनी वैष्णव के पास एक बार फिर से रेल मंत्रालय है, सूचना प्रसारण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनको मिली है। उनका कद बढ़ा है, उनके पास महकमों में इजाफा हुआ है और बड़ी बात यह है कि देखिए अश्विनी वैष्णव को जैसे ही कैबिनेट में शामिल किया गया रेल मंत्रालय उनके पास आया। और रेल मंत्रालय की बात करते हैं, एक बहुत ही अहम विभाग है और रेलवे में जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि बदलाव भी किए जा रहे हैं और विभाग में जो भी खामियां रही उनको भी दूर किया जा रहा है, ऐसे में उनके पास में एक और विभाग बढ़ता है तो जाहिर तौर पर अश्विनी वैष्णव के लिए जिम्मेदारी बढ़ी है। और माना यह जा रहा है कि मोदी 3.0 में इस बार रेलवे में भी कुछ और बड़े परिवर्तन, कुछ और नए बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। मोदी 3.0 में जेपी नड्डा संभालेंगे स्वास्थ्य का जिम्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन और संस्कृति विभाग की कमान यहाँ पर दी गई है। जेपी नड्डा, इससे पहले आपको याद होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन मोदी 1.0 में वो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ही थे, यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी बरकरार है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में अगर आप कल्चर की बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है बाद में उसको कैबिनेट में इंडक्ट किया जाता है। यही हुआ राजनाथ सिंह के साथ भी, यही हुआ अमित शाह के साथ भी और यही हुआ जयप्रकाश नड्डा के साथ भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो अहम ये भी है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। इसके अलावा अहम ये भी कि गजेंद्र शेखावत को पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले वाली मोदी 2.0 में वो जल शक्ति मंत्री थी और अब उन्हें पर्यटन विभाग की अहम जिम्मेदारी मिली। और देखिए इस बीच टीडीपी के राम मोहन नायडू को दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वहीं अश्विनी वैष्णव संभालेंगे अपना पुराना रेल मंत्रालय। सूचना प्रसारण की भी यहाँ पर अतिरिक्त जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली है और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि उनका जो प्रमोशन है एक तरीके से आप वो कहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में जो अखबार है उसमें भी इस खबर को तरजीह दी गई है, खासतौर पर टीडीपी की अगर बात की जाए, क्योंकि टीडीपी 16 सीट जीत कर आती है और एक बड़ा योगदान उसका इस सरकार के गठन में रहता है। ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि सहयोगियों के सम्मान का भी पूरा ध्यान यहाँ पर एनडीए के द्वारा रखा गया और मोदी
3.0 मंत्रिमंडल में सोमवार को सभी केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां मिल गई। 1 से 2 दिन में सभी मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर शपथ ग्रहण से पहले ज़्यादा जो चर्चाएं थी वो ज़्यादा जारी थी और इस बीच पॉलिटिक्स हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी घटक दलों को पर्याप्त सम्मान देते हुए विभागों का यहाँ पर बंटवारा किया है। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ में सरकार के टॉप 10 के लगभग सभी अहम मंत्रालय भाजपा के पास रखे हैं। वहीं उन्होंने सहयोगी दलों को भी निराश नहीं किया है, उन्हें सम्मान सहित बड़े मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें उन्हें जो टीडीपी के द्वारा, जो अभी प्रिया आपको बता भी रही थी कि टीडीपी को भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना को अच्छे मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी अपने सहयोगियों को भी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं मोदी की कैबिनेट में शिवराज संभालेंगे कृषि और ग्रामीण विकास, तो वहीं मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। और देखिए, जिम्मेदारी बांट दी गई है। 1 करोड़ घरों में सोलर बिजली पहुंचाना है, ये लक्ष्य तय किया गया है। 3 करोड़ आवास व 1 करोड़ घरों में सोलर बिजली का लक्ष्य है। मई में बिजली की मांग 250 गीगावाट के सर्वकालिक स्तर पर रही। बिजली व कोयला आपूर्ति के मुद्दों से निपटना ये चैलेंज होगा उनके सामने। इसके अलावा क्योंकि हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, कृषि मंत्रालय दिया गया है, तो ऐसे में किसानों को साधना है। और देखिए, आपको बता दें कि एमएसएमई पर सहमति बनाने का टास्क उनके लिए होगा। दैनिक भास्कर में यह खबर फ्रंट पेज पर क्योंकि छपी है और इसमें कहा गया है कि कृषि इकोनॉमी जो है उसे पुनर्जीवित करना होगा शिवराज सिंह चौहान को। इसके अलावा एमएसएमई पर भी किस तरीके से सहमति उनको बनानी होगी। किसानों की आय को दोगुनी करना होगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन खत्म कराना शिवराज सिंह चौहान के लिए, उनके सामने ये सबसे बड़ी चैलेंज होगा। और चलिए देखिए, आगे बढ़ते हुए बात होगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण, जीतन राम मांझी के पास में एमएसएमई, तो वहीं ललन सिंह के पास में पंचायती राज का जिम्मा दिया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, कुल मिलाकर चिराग पासवान को लेकर पहले से अटकलें लग रही थी कि उनके लिए कुछ अहम रोल हो सकता है। तो विभागों का बंटवारा क्योंकि हो चुका है, अब पिक्चर क्लियर है कि इस बार कैबिनेट में किसको क्या काम मिला है और उसी के तहत में अब आगे क्योंकि एक्शन मोड में होगी सरकार। और देखिए, जैसे ही आपने देखा कि पहले शपथ ग्रहण के बाद तुरंत से कैबिनेट मिनिस्टर्स की तस्वीरें तो साफ हुई ही कि कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ साथ उनका कामकाज क्या रहने वाला है, इसको लेकर भी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। कईयों का कद बड़ा है, वहीं एनडीए का भी जो हिस्सा है उसको भी आप ठीक ठाक देख रहे हैं। बिहार से बात करते हैं, चिराग पासवान, ललन सिंह, जिनको कैबिनेट में मौका मिला है और जाहिर तौर पर एक यंग ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश भी की गई है। चिराग पासवान एक यंग फेज है मोदी कैबिनेट का और जाहिर तौर पर उसी एनर्जी के साथ में चिराग पासवान, क्योंकि उनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उस लिहाज से वो काम करते भी नजर आने वाले हैं। और बिहार से कुल 8 चेहरे जो कि मंत्री यहाँ पर बने हैं। चिराग पासवान की बात करें, जिस तरीके से पूजा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। इसके अलावा ललन सिंह को पंचायती राज पशुपालन मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो बाकी के चेहरे हैं, चाहे वो रामनाथ ठाकुर हो जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, उन्हें कृषि और किसान कल्याण की जिम्मेदारी मिली। नित्यानंद राय बने हैं MOS गृह। इसके अलावा अहम ये भी है कि सतीश दुबे जो कि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उन्हें कोयला और खनन MOS बनाया गया है। इसके अलावा राजभूषण चौधरी बीजेपी के कोटे से जल शक्ति मंत्री बने हैं। तो ये जिम्मेदारी इन चेहरों को दी गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली की भी और उत्तराखंड की भी, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। देखिए, अहम ये भी क्योंकि हर्ष मल्होत्रा की जब बात करें, पहली बार चुनावी मैदान में थे, वो पूर्वी दिल्ली से चुन करके आए और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इतना भरोसा जाहिर कर दिया जाएगा और इस बार उन्हें भी कैबिनेट में, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसके अलावा अजय टम्टा, उत्तराखंड की बात करें, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रही और उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, उन्हें भी जगह मिली है। और ऐसे वो तमाम चेहरे, क्योंकि आप देखिए पूरी तरीके से एक सामंजस्य बनाने की कोशिश है, बैलेंस बनाने की कोशिश है। अगर हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो उन्हें कॉरपोरेट और इसके अलावा सड़क परिवहन MOS की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अजय टम्टा की अगर बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग ये बने हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग जो मंत्री हैं वो जाहिर है नितिन गडकरी को मौका मिला है एक बार फिर से। लेकिन MOS की बात करें तो MOS यहाँ पर बनाए गए हैं अजय टम्टा। अब देखना होगा कि आगे विभाग, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो मंत्रालय है, पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, उसके काम करने का जो तरीका रहा, और आप किसी से ही पूछे सड़क परिवहन के विभाग में हर व्यक्ति कहेगा कि बहुत शानदार काम हुआ और उसी को किस तरीके से कंटिन्यूटी में बरकरार रखे कि बड़ी जिम्मेदारी होगी ये तमाम जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनके कंधों पर थी।
और इस बीच देखिए कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पदभार अपना ग्रहण किया। सर्बानंद को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जिम्मेदारी और सर्बानंद सोनोवाल छात्र नेता से लेकर मोदी मंत्रिमंडल में तीसरी बार मंत्री बनने तक का सफर उनके द्वारा तय किया गया है। इस बीच सोनोवाल 2014 से 2 साल तक के लिए खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। असम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद में पूर्वोत्तर के एकमात्र प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री पद त्याग कर 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री वो बनाए गए। और इस बीच रविवार को दिल्ली में जब कैबिनेट की जो शपथ ग्रहण थी वो चल रहा था, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सोनोवाल ने कहा कि वो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ में देश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा भी यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बात की है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, देवगौड़ा से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। सभी से फोन पर बात कर उनका आशीर्वाद मांगा है। तीसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले इन सभी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा और फोन पर बात की है, क्योंकि एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि 3.0 ये सरकार और ऐसे में और तेज गति से आगे बढ़ना है और लक्ष्य पहले से निर्धारित किए गए हैं। चाहे आप इकोनॉमी की बात कर ले, क्योंकि टॉप 3 इकोनॉमी में हिंदुस्तान को लाना है, गरीबों को पक्के मकान देने हैं, किसानों की आय दोगुनी करनी है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम लक्ष्य रखे गए हैं और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से फोन पर बात की। इसके अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी उन्होंने फोन किया, देवगौड़ा को भी उन्होंने फोन किया, सभी से बात करके उनका आशीर्वाद मांगा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी सिक्किम की। सिक्किम में एक बार फिर से प्रेम सिंह तमांग की सरकार, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने पद की शपथ दिलाई, पद और गोपनीयता की शपथ ली। 30,000 से ज़्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए। तो वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जब उन्होंने शपथ ली। इस बार एक बार फिर से जीत हासिल की और न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान है और उनके सामने एक बार फिर से सिक्किम में विकास के कार्यों पर आगे बढ़ते हुए काम करने की जिम्मेदारी। प्रचंड बहुमत या फिर आप ये कहिए कि एक तरफा ये पूरा चुनाव हुआ। सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा 31 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई, कुल 32 विधानसभा की सीटें। लेकिन एसकेएम ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर बाजी मार ली। एक वक्त ऐसा भी आया जब एनडीए सरकार का हिस्सा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा थी, लेकिन चुनाव उसने अपने दम पर लड़ा था। हालांकि उसके बाद में फिर अलायंस का ऐलान कर दिया गया। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। 30,000 लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात है कि अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के आम जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि जो पूरा चुनाव था वो वहाँ पर लोकल होता गया और इसमें सिक्किम क्रांति मोर्चा को एक बड़ी बढ़त मिली है। आगे बात करेंगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर 12 जून को होने वाला है शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ओडिशा आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे। ओडिशा में शाम 4:45 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दोनों ही राज्यों के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ 4 ऐसे स्टेट्स रहे जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए। सिक्किम की तस्वीर आपने से पहले देखी, एसकेएम जिसने वहां पर बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन बाकी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। हालांकि एसकेएम भी क्योंकि अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सबकी निगाहें आंध्र प्रदेश और इसके अलावा ओडिशा में इस वक्त टिकी हुई है। और सबसे अहम ये भी और दिलचस्प ये भी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का पूरा क्लियर है कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओडिशा में किस चेहरे को मौका मिलता है। इससे पहले जीसी मुर्मू को लेकर के जानकारी सामने आई, लेकिन आज विधायक दल के ओडिशा में बैठक भी होने वाली है, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम ये कि 12 तारीख को पीएम इन दोनों राज्यों में मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और इस बीच लोकसभा चुनावों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन गई है और पिछले 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। तो आगे की लिए उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ चुनौतियां आगे बरकरार हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। मणिपुर में हो रहे हिंसा को लेकर स्टेटमेंट उन्होंने दिया। मणिपुर पर प्राथमिकता से बात करना जरूरी है। मणिपुर 1 साल से
शांति की राह देख रहा है। मणिपुर में अचानक से गन कल्चर बढ़ा है और देखिए मणिपुर के हालात किसी से छिपे नहीं है और इसी बात का जिक्र भी आरएसएस प्रमुख की तरफ से किया गया। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है और ये लिखा गया है कि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के रवैयों पर कई बड़ी बातें कही है। नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं के विकास वर्ग कार्यक्रम के समापन पर भागवत ने कहा, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कलह वहां पर उपजी या फिर उपजाई गई है उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा, ये सवाल भी पूछा है। प्राथमिकता देकर उसका विचार करना ये कर्तव्य है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 50,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर है और इसी बात का जिक्र आरएसएस प्रमुख की तरफ से किया गया है। देखिए जाहिर तौर पर मणिपुर का जिक्र वो करते हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जाता है कि राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ में विचार करना ज़रूरी है और मणिपुर पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जान रहे हैं कि सुर्खियों में भी है। लेकिन बड़ी बात है कि एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा की आग भड़की और उसी पर ही चिंता जाहिर करते हुए नजर आए आरएसएस प्रमुख। आगे बढ़ते बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चुनाव के बाद फिर से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। शास्त्री भवन में जिलाधिकारियों के साथ में बैठक भी की और योजनाओं की समीक्षा के साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आप देखिए लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं नतीजे आए, हालांकि यूपी के लिहाज से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए उसके बाद तुरंत से आत्ममंथन के साथ साथ हमने देखा कि लगातार काम पर लग गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव आचार संहिता हटते ही सबसे पहले उन्होंने अपना जनता दरबार लगाना शुरू किया